एक सीढ़ी में बैठ जाए और ज्ञान मुद्रा में हाथ रखेंगे। भगवान को ध्यान करते हुए 3 बार ब्रह्मनाद करेंगे। दीर्घ सांस लेंगे। अभी हम गायत्री मंत्र बोलेंगे नमस्कार मुद्रा में। मेरे साथ दोहराएंगे सब कोई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ को धीरे धीरे मलेंगे और दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर धीरे से रखेंगे और अपने पूरे चेहरे को घिसते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में हमारी क्लासेस में काफी गैप रह गया, तो आज क्या करेंगे, हम पहले रिवाइज करेंगे। सब जो भी हमने पीछे पहले पढ़ लिया है वो सारी चीजों को आज रिवीजन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे और देखते हैं आप लोगों ने इस दौरान कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा या क्या रहा आपका। और फिर उसके आगे हम कंटिन्यूस करेंगे जिस जगह पे हम थे। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि रोग की परिभाषा क्या है? हम रोग किसको बोलते हैं? रोग के बारे में कोई बता सकता है मेरे को कि रोग क्या है? वीडियोस ऑन रखिए प्लीज ना, तभी पढ़ाने में अच्छा लगता है कि आप सभी लोगों की वीडियोस ऑन हो, नहीं तो पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है। फिर आपको भी आगे परेशानी होगी, जब एग्जाम्स होंगे, जब आपकी प्रैक्टिकल होंगे तो प्रॉब्लम भी होगी, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या जवाब देना है ना। तो प्लीज वीडियोस ऑन रखें ताकि हम सब कंटिन्यूस कर सकें। रोग की परिभाषा क्या है? देखिए, हम अभी नेचुरोपैथी का हमारा फर्स्ट वाला पेपर हम पढ़ेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर है उसको हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा है नेचुरल हेल्थ सिस्टम और पब्लिक हेल्थ। उसके हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रोगों के बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, किस किस चीजों से बीमारी हमको फैलती है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किस चीज को हम रोग की श्रेणी में लाते हैं, किस चीज को हम स्वास्थ्य की श्रेणी में लाते हैं, स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित किया गया है, नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी के हिसाब से हम इन सब चीजों के ऊपर क्या क्या उनकी चीजें हैं, उसके अंदर कैसे डिस्क्राइब किया गया है हर एक चीज को, कैसे उनको परिभाषित किया गया है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है और आगे हम इसी के हिसाब से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये इसीलिए आप सब लोगों को ना पहले से एक दिन पहले, क्योंकि सबके पास पीडीएफ्स हैं अपनी अपनी, प्लीज उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। तो जो भी हम पढ़ेंगे आप एक दिन पहले, क्योंकि आपकी सिर्फ 3 डेज ही क्लासेस होती हैं, तो आप सब पहले से पढ़ के आइए उसको, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। और साथ में पीडीएफ भी रखिए, क्योंकि मैं कभी भी किसी को पढ़वा सकती हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं हम, आप प्लीज आप उसको रीड करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, हमको ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर कंटिन्यूस नहीं रहेंगे
और हमारी एक जगह कंसंट्रेशन नहीं रहेगी तो भी हमारा पढ़ना वेस्ट है, कोई मीनिंग नहीं रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कैरियर बनाए, अगर हम चाहते हैं कि अपने परिवार को बीमारियों से बचाए रखें और स्वस्थ रहें, अच्छा जीवन जी पाए, और कोई बीमारी आ जाए तो उसे हम उसकी शुरुआत में हम जान पाए कि हमें कोई बीमारी हो गई है, तो फिर हम उसको उस हिसाब से क्योर भी कर लें, है ना, नेचुरोपैथी के हिसाब से, क्योंकि ये नेचर तो हर चीज को क्योर करती है। यही हमें पढ़ना है अपने इन सब चीजों के अंदर। तो अगर आप अवेयर होकर नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार मैं इस चीज पे जोर दे रही हूँ कि आप लोग सब पहले से पढ़ो, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास ऋषिकुल योगपीठ का सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको दोबारा देख लो, आपको जो समझ में नहीं आया है तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जब एग्जाम्स आएंगे तो आप एक थॉरो लेकर के रिवाइज मार लोगे, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बैठ के पीडीएफ पढ़ रहे हो या क्लास और कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, है ना। इसलिए ये सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपको हर एक चीज अपडेटेड मिलती रहेगी नोटिफिकेशन की, कि अब क्या अपडेट हो गया, अब क्या अपडेट हो गया। आप और भी चीजें देख सकते हो उसके ऊपर, पहले की भी जो क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हो उस पे, है ना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं रोगों के बारे में पूछ रही थी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रोग से बचाव उद्देश्य और हमारा मूलभूत सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम पहले का रिवीजन करेंगे। पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने, पर देखिए आपने नहीं पढ़ा है, हमने यहाँ तो कंप्लीट किया है बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो अभी आपको रोग की परिभाषा नहीं पता, है ना। तो मेन चीज ही वही है कि रोग क्या है। तो हमारे शरीर में कभी भी किसी भी तरीके की ऐसी, चाहे वो संरचनात्मक तरीका हो कि कोई भी अंदर संरचना चेंज हो रही है, या फिर किसी भी बाहर वाली चीज से आके, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कोई भी फंगाई, कोई भी इन्फेक्शन इस तरीके का आया जिसके कारण हमारे शरीर ने प्रॉपरली जो वर्क करना चाहिए वो नहीं कर रहा और कुछ और चीजें हो रही हैं। और ये सारी चीजें ये किस चीज के अंदर आती हैं, ये सब चीजें रोग की श्रेणी में आ जाती हैं। रोग मीन्स हम स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है मीन्स रोग का होना, है ना। ठीक है, तो ये परिभाषा आप नोट करो कि ये चीज रोग होती है, ये बीमारी है कि किसी भी हमारे शरीर के अंग, उपांग या उपांग के अंदर किसी भी कारण से अगर कार्य क्षमता में कमी आ जाती है या वो काम नहीं कर पाता है तो उसे हम रोग की श्रेणी में रखते हैं, उसे रोग कहा जाता है। किंतु रोग को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना कि ये परिभाषित करना कि स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि रोग किसी भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में कुछ भी होता है उसे हम रोग की श्रेणी में रख देते हैं, ठीक है ना। नेचुरली हम स्वस्थ कैसे हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य की परिभाषा देना, क्या होता है स्वस्थ होना, इसकी परिभाषा देना भी इतना ही कठिन है। क्योंकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, हम सोशल रूप से, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है, हम स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी स्वास्थ्य के अंदर आते हैं। केवल एक ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से कोई भी रोग ना होना ही रोग नहीं है। ये मानसिक भी हो सकता है, ये कोई और विकार भी हो सकता है जिसके कारण रोग हमें हो, ठीक है। तो इसी तरीके से, पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, उसने 1974 में एक ये स्वास्थ्य की परिभाषा दी है जिसको मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूं। तो आप लिख लो किसमें, 1974 के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन में WHO के द्वारा जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है उसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। रोग तो आपको क्लियर हो गया ना कि रोग क्या होता है। अब हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य क्या है। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक होना है। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कैसे कैसे, इसको हम तीनों भागों में जब हमने डिवाइड किया तो शारीरिक रूप से कि आपको किसी भी तरीके की कहीं भी शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, आपको आपका सारा शरीर के जितने अंग उपांग हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। और आपको कोई भी उसके काम में ना धीमा है वो, ना ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। हमारे शरीर में कहीं कोई चोट फैट नहीं लगी हुई है। हमारा जो स्वास्थ्य है इसे हम शारीरिक के अंदर लाते हैं कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य हमारे को है। सेकंड चीज आती है आपका मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर
आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, आपका जो ब्रेन है प्रॉपरली वर्क कर पा रहा है, आप सही तरीके से सोच समझ पा रहे हैं, सही डिसीजंस ले पा रहे हैं, आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं, टाइम से जग पा रहे हैं, जो आपके क्रियाकलाप हैं उसमें पूरी तरह से आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य पे आते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तो स्वस्थ हो, पर क्या आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हो? तो सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के अंदर ये हमारी डेफिनेशन में ये आता है कि जो आपके सामाजिक क्रियाकलाप हैं, क्या आप उनको प्रॉपरली कर रहे हो? क्या जो हमारी सामाजिक ड्यूटीज हैं, क्या हम उसे पूरी तरीके से हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं? ये चीज आएंगी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर। कि आपका सामाजिक स्वास्थ्य में ये भी है कि आप रोड्स को गंदी ना करें, आप जो अपनी लेन के अंदर चल रहे हैं, ये भी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर आ रहा है। हम पानी को बचा रहे हैं, पानी को सही तरीके से यूज कर रहे हैं, मिस यूज नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर आ रहा है। तो जो भी हमारी सामाजिक ड्यूटीज होती हैं, जो हमारी सोशल ड्यूटीज होती है, हमारे सोशल राइट्स होते हैं, हम उन सबको प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमारी सोशल ड्यूटी है। परिवार तो सभी के हैं, सभी हम अपने अपने परिवार के लिए सब लोग करते हैं, ठीक है। उसको हम एकदम सामाजिक दायरे में नहीं आते, वो हमारा निजी दायरा हो गया। सामाजिक दायरा नहीं, सामाजिक मतलब पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी उसके अंदर हमारा क्या एनरोलमेंट है, हम उसके अंदर किस तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं, ये हमें उसके अंदर हम उसमें स्वस्थ रह करके काम कर रहे हैं कि नहीं, हम उसमें प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी सामाजिक ड्यूटीज क्या है। क्या हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, नहीं है, या हम कोई भी किसी भी काम को हम गलत तरीके से नहीं करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि हम मिस यूज करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई ये परिभाषा कि हम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर अगर ठीक हैं तो वो ही स्वास्थ्य कहलाता है, पूर्णतः ठीक है, तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि न केवल हम अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बल्कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। ये हमारी सामाजिक ड्यूटी के अंदर आता है। तो ये ही स्वास्थ्य की मेन परिभाषा है। और केवल रोगों को अनुपस्थित होना ही स्वस्थ नहीं कह सकते। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि अगर केवल हमारे अंदर रोग नहीं है तो उसे ही स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है, बल्कि ये एक बात है, ये एक अवस्था है कि हम शिकार तो नहीं है कहीं किसी भी बीमारी के या किसी भी तरीके की जो मानसिक विकार है उसके, या सामाजिक किसी चीज के अंडर प्रेशर, जैसे समाज का भी प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि समाज का ये प्रेशर कि समाज के कारण हम ये काम कर रहे हैं, पर ये वो सही है या नहीं है, वो गलत तो नहीं है, ये सारी चीजें है ना। तो ये हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा है जो WHO ने दी है, और इसके हिसाब से हम स्वास्थ्य नेक्स्ट हम जो इसके तीनों पार्ट हैं, स्वास्थ्य के जो तीनों पार्ट हैं, शारीरिक रोग, अनुकूलनी प्रतिक्रिया और मानसिक रोग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सारी चीजें क्या क्या हैं। तो जो शारीरिक रोग हैं, हमारे शरीर में होने वाले रोग हैं वो किस कारण से हैं। तो जो शरीर और चित्त की वह स्थिति जिसके कारण कि कोई भी व्यक्ति दर्द को महसूस कर रहा है, कोई भी दुष्क्रिया अंदर, कोई भी बॉडी में कुछ भी चल रहा है, जैसे कि इंडाइजेशन को ले लो आप, तो हमारे पेट अगर ठीक नहीं है और अंदर हमारे को अपच भी हो गया है, तो एक अंदर दुष्क्रिया हो रही है, ठीक है, जैसे पेट में गड़गड़ाहट है, क्रैम्प्स हैं, मतलब मरोड़ उठ रही हैं, दर्द हो रहा है, गड़गड़ हो रही है, गैस बन रही है, फूल रहा है पेट, तो ये सब क्या है, एक दुष्क्रिया की अनुभूति है, जिसके कारण एक तनाव क्रिएट होता है, एक मानसिक तनाव भी क्रिएट होता है, उससे टेंशन होती है कि ये हमें क्या हो रहा है और हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, शारीरिक रोग कह रहे हैं। वो शारीरिक बीमारी के अंदर आ गया कि हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण कि हम बीमार महसूस कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी तरीके का हम दर्द महसूस कर रहे हैं, उसको हम शारीरिक रोग कहते हैं। या फिर कोई भी ऐसी चीज के जिसके संपर्क में आने से हमको बीमारी हो जाए, तो वो भी कई चीज हो सकते हैं, कई तरीके की संक्रमण हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, किसी भी तरीके की विकलांगता हो सकती है, कोई सिंड्रोम आ गया आकस्मिक, या कोई संक्रमण आ गया आकस्मिक, किसी भी तरीके के लक्षण है, विचलित व्यवहार है, संरचना आदि है, कार्य
की विशिष्ट विविधताओं के लिए भी ये होता है। तो ये ही सारी चीजें हैं कि शरीर के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव जिसके कारण कोई पेन उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हमें कोई भी परेशानी आ रही है, उन सब को हम रोग, शारीरिक रोग की उसके अंदर रख लेते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर रोग कैसे कैसे हो सकते हैं, शारीरिक रोग किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो यही है कि जैसे कि कोई एक वायरस है, कोई भी एक संक्रामक एजेंट है, कोई भी फंगल और वो है हमारा संक्रमण है, फंगल संक्रमण हो गया, कोई प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर आ गया, मतलब वो बाहर से आ गया हमारी बॉडी के अंदर, एंटर कर गया किसी भी तरीके से, और उसने अंदर जाकर के किसी भी संरचना में बदलाव कर दिया, कोई भी अंदर से कुछ और जिसके संक्रमण में आने से, मतलब जिसके साथ आने से भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके की चीजें उत्पन्न होने लग गई, तो भी वो एक बीमारी ही होती है, रोग होता है। और कई बार क्या होता है, जैसे कि वो बाहर से आ गया हमारी बॉडी के अंदर और वो खुद अपना पोषण नहीं कर सकता, पर क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसको अपना होस्ट बना लेता है और उससे ही पोषण प्राप्त करता है, उससे पोषण प्राप्त करता है, हमारे शरीर के पोषण को छीनता है और हमें एक बीमारी दे देता है कि उसके कारण हमारी बॉडी में जैसे खून नहीं बन रहा है, या हमारा जो पाचन है वो गड़बड़ हो गया, या हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, बुखार आ गया, ये सब चीजें क्या है उसके अंदर आ गई कि वो परपोषी अंदर आ गया। या फिर कोई ऐसा है यात्री वायरस आ गया, कोई भी वायरस है जो एंटर हो गया हमारी बॉडी में, नाक कान आंख के थ्रू, या फिर किसी भी हमारे कहीं कट लगी है, कहीं चोट लगी है, खून के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गया, कि खुली चोट है तो उसके द्वारा एंटर हो गया, तो वो उस तरीके से उसने संक्रमण फैला दिया अंदर और एक बीमारी को जगह दे दी, और वो उसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं हमको। कई बार तो लक्षण तुरंत दिखाई देने लग जाते हैं, कई बार कुछ टाइम के बाद दिखाई देते हैं, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं, बहुत टाइम बाद एक गंभीर रोग के रूप में वो उभर के सामने आता है ना, कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे और गंभीर रोग बन गया। ये सब चीजें क्या है, शारीरिक रोग के अंदर आ गए। और इसी तरीके से एक और चीज है भोजन की विषाक्तता। तो फूड पॉइजनिंग तो आप सबने सुनी होगी कि हम कह देते हैं कि इतने घंटे के बाद मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लो, खुला है बासी, ये बाहर के स्ट्रीट फूड्स हैं तो उनको नहीं खाओ, ये फूड भोजन विषाक्तता के अंतर्गत आते हैं। और ये भी शारीरिक बीमारी के अंतर्गत ही आता है कि जो भोजन की विषाक्तता है वो भी उसी में आएगी, जो कि एक तरीके की बीमारी है और जीवाणुओं से फैलती है, जीव विष होता है उनका और उसी के द्वारा वो फैल जाती है। जैसे कि विषाणु, प्रायोन और परजीवी से संदूषित भोजन के कारण ये हमारी बॉडी के अंदर फैलती है। ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग के बारे में था, है ना। ये भी एक बीमारी है क्योंकि एंटर तो हुआ किसी खाने से हमारी बॉडी के अंदर, वो क्योंकि वो खाना दूषित था। जैसे ये टाइफाइड वगैरह है आपके, और आपका हैजा है, पेचिस वगैरह जो हमारे को हो जाती है, डिसेंट्री वगैरह होती है, हम कहते हैं कि लूज मोशन लग गए हैं, पेट में दर्द बहुत ज्यादा है, बार बार पतला दस्त आ रहा है, तो ये सब चीजें बाहर के गंदे खाने के कारण भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाना सड़ गया होता है, बासी हो गया होता है, वो वैसे पता नहीं चलता है, पर वो अंदर उसके अंदर इतने केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं, चेंजेस आने लग जाते हैं कि वो खाना अंदर जाके हमारे पेट में नुकसान करता है और विष बनाता है। मतलब रस बनाने की जगह वो विष बनाता है, तो हमें वो न्यूट्रिशन तो देता नहीं है, एक बीमारी हमें दे देता है। तो ये चीजें भी उसके अंदर हमारे शारीरिक रोगों के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है अनुकूलनीय प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो अनुकूलनीय प्रतिक्रिया के अंदर आ रहा है। तो विकासपरक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार बहुत सारी बीमारियां सीधे संक्रमण या शरीर की दुष्क्रिया के कारण ही नहीं होती, बल्कि शरीर की द्वारा प्रदत्त एक प्रतिक्रिया भी है। उदाहरण के लिए जैसे बुखार जीवाणु या विषाणु से सीधे नहीं होता है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी थी, हमने जब लास्ट में क्लास ली थी कि फीवर कोई डिजीज नहीं होता है, फीवर कोई रोग नहीं होता है, वो तो केवल ये बताने के लिए आता है कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और कोई ऐसी चीज है जो बाहर से या तो एंटर हुई है या आपकी बॉडी के अंदर ही कोई संरचनात्मक डिफरेंस आ गया है किसी भी रीजन से, चाहे चोट लगने से है चाहे किसी और रीजन से है, तो वो आपको एक सिम्टम होता है जो आपको बताता है। फीवर इसलिए कहते हैं कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। बुखार हमेशा हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी संक्रांत के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, इस कारण से आप अभी थोड़ी देर आधा घंटा 20 मिनट ठीक है।
तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपको बुखार आ गया हो, तो वो इंडिकेट कर देता है कि बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं और आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपने टेस्ट करवाइए, चिकित्सक के पास जाइए और अपने शरीर का ख्याल रखिए ताकि जो भी कोई बीमारी आ रही है वो ठीक हो जाए, है ना। और कई जैसे कि है बहुत सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई ही फीवर से करते हैं। अब जैसे डेंगू हो जाता है तो वो क्या है, सबसे पहले फीवर आता है, बहुत तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है। मलेरिया है जिसके बुखार का एक पैटर्न होता है कि इस तरीके से बुखार आएगा। तो ये सब चीजें क्या है, इन्होंने बता दिया कि ये बीमारी आपकी बॉडी के अंदर हो गई है। तो फीवर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, इंडिकेट कर रहा है कि आपको फला फला बीमारी कुछ हो रही है, जाइए और जाकर के आप अपना इलाज कराइए और चिकित्सक से कोई भी परामर्श लीजिए, जो भी आपको चिकित्सकीय सलाह की जरूरत है और आपको अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है। अब ये जो बीमारियां होती हैं, इन सब से हमारे जो रोग के व्यवहार होते हैं, इनका भी, इनके रोग के व्यवहार से भी, सिम्टम्स बोलते हैं जैसे हम इनको, कि लक्षण ऐसे, सिम्टम ऐसे हैं, रोग के व्यवहार ऐसे हैं कि ये भी है कि बुखार के फैलने में वो हमारी, बुखार के फैलने में वो मदद कर रहे हैं कि हम पड़े हैं, आलस कर रहे हैं, भूख नहीं लग रही है हमारे को, हताशा है, क्षमता भी कि हम कहीं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होते हैं। सेकंड थिंग ये हो जाती है कि दिमाग भी एक हमें, जो हमारी बॉडी है उसको सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं ऑर्डर, दिमाग से मिलते हैं। दिमाग ही बताता है कि अब आपको फीवर आ गया है, फीवर आ गया है तो अब आपको थकान भी होगी, आलस भी होगा, शरीर में दर्द भी होगा और आपको टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, आपकी बॉडी में पीड़ा है, दर्द है शरीर के अंदर और भूख नहीं लगेगी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। पर बहुत सारी चीजें इसमें है कि हमारे दिमाग की उपज होती हैं। वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम ही उसके अंदर है, हो जाएगी। कभी आपने अगर नोटिस किया है कि आप बीमार नहीं भी हैं पर आप सारे दिन पड़े रहे, लेटे रहे बिस्तर के अंदर ऐसे ही बिना किसी कारण के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है, पर आप सारे दिन, एक दिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आप सारे दिन लेटे हुए हैं। फिर जब आप उसके बाद में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे के बाद में बिस्तर से उठोगे, जैसे कि छोड़िए, सर्दी लगेगी, क्या लग रही है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे शरीर में, हम बहुत घंटों से लेटे हुए हैं तो हमें दर्द भी होने लग जाएगा, खड़े होंगे तो, क्योंकि बॉडी अकड़ हो जाएगी। तो मैं हो गई इतने घंटे में कि उस, तो ये भी एक रीजन है कि आप अगर हम घंटों में पड़े रहे तो वो उसी हिसाब से दिमाग और शरीर एक्ट करने लग जाता है और दिमाग उसको बोल देता है कि नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से पड़ेगा। जी, क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लेंगे, लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा और है, पढ़ा लेते हैं, मतलब रोग आज खत्म कर लेते हैं क्योंकि रिवाइज करना है हमको सारा, क्योंकि कई लोगों ने पहले अटेंड भी नहीं करी थी क्लासेस। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम अपने माइंड को भी इस तरीके से ट्रेन करें कि इन सब छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हुए इसको सिर्फ एक इंडिकेटर की तरह लेके चलें कि ये एक इंडिकेटर है कि हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जाकर के चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा शरीर है, इंसान में महत्वपूर्ण कारक है विश्वास। ये मैंने पहले भी बताया था, उस दिन आपको समझाया था कि विश्वास एक ऐसी चीज है कि आप एक डॉक्टर के पास गए और आपको उस पर बहुत विश्वास है, बहुत पहले से, या फिर आपके मदर फादर ने या आपके पहले जो पिछले चले ही आ रहे हैं, तो हमने कह दिया कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पूर्ण विश्वास होता है कि ये तो हमारी फैमिली की सारी हिस्ट्री जानते हैं और ये हमें ठीक कर देंगे। तो अगर वो आपको पुड़िया में नमक भी बांध के दे दें, चीनी भी बांध के दे दें और कह दें कि आप एक एक चुटकी डाल के रोज पानी में 2 बार 3 बार पीना,
तो उससे भी आपको आराम हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपके मन के अंदर एक विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि ये पर्सन मुझे ठीक कर सकता है, तो कोई भी चीज आपको काम कर जाएगी। कहते हैं ना कि धूल भी असर कर जाती है विश्वास के साथ, तो पानी भी असर कर जाता है विश्वास के साथ। तो और ये तो नेचुरल चीजें हैं वैसे भी, पर ये एक विश्वास की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि हमें किसी के ऊपर अगर बिलीफ होता है, अगर फेथ होता है, तो हम उसकी हर बात को मानते हैं। तो ये विश्वास एक ऐसा कारक है जो हमारे शरीर में तो एक नेचुरल एक प्रणाली है, हीलिंग प्रॉपर्टी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली है, और एक इस एनवायरमेंट के अंदर नेचुरल है कि वो आपको, प्रकृति आपको खुद ठीक करती है, हील होने की क्षमता देती है, जो कि शरीर में स्वतः ही विकसित है। तो जो ये प्रणाली है ये खुद काम करेगी, पर विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए कि ये हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो यही नेचुरोपैथी आपको एक विश्वास देती है, एक और आपको एक आस्था देती है कि है ना, मिट्टी से, पानी से, सूरज की किरणों से, ये हीट से हम अपना इलाज कर सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तुझे स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली है ना, जब इसे गलत जानकारी मिलेगी तो ये वास्तविक रूप से काम नहीं कर पाएगी। मतलब माइंड अगर पड़े उसको लथार्जिक बना दिया, स्टिफ बना दिया, ठंड लगने लग गई, तो वो फिर माइंड वैसे ही ऑर्डर देगा। पर जो स्वतः ही ये इसके अंदर प्रबंधन प्रणाली है, जो स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली हमारी बॉडी के अंदर है, और उसको सही मिल रहा है, हमारे को विश्वास है कि हाँ इन सब चीजों से ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो वो भी बॉडी के अंदर उसी तरीके से एक वैद्य की तरह, एक डॉक्टर की तरह काम करेगी। जो हमारी बॉडी है वो अपने आप हील होने लग जाएगी, अपने आप डिटॉक्सिफाई होने लगे। अब जैसे कि आपको कहीं बहुत तेज पेन हो रहा है, आप तेज गर्म पानी कर लो, उसको धीरे धीरे एक सिप करके धीरे धीरे पियो। वो एक पेन किलर से 50% से 60% ज्यादा का दर्द है, आपके पेट में या ऐसा कुछ दर्द है, तो आप उस पानी को सिप सिप करके धीरे धीरे करके ये भाव करके पीजिए कि ये मुझे ठीक कर लेगा। फिर आप देखना आपकी स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली और आपका विश्वास दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और वो बीमारी सबसाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मानसिक रोग। अब मानसिक रोग क्या है? अब मानसिक या भावनात्मक विकलांगता या संज्ञानात्मक शिथिलता, ये इसको डिस्क्राइब करने की दो टर्म्स दे रखी हैं यहाँ, संतुलन या संज्ञानात्मक शिथिलता या क्षति शामिल है। तो इनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? भावनात्मक मतलब इमोशनल, कि कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, ये भी एक बीमारी है। कोई कम इमोशनल होता है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से, वो भी एक बीमारी है। भावनात्मक अस्थिरता, कि कभी तो वो बहुत स्थिर है, सब समझ रहा है, और कभी वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है ना, जैसे कि किसी को गुस्सा आ गया, बस आते जा रहा बढ़ता ही जा रहा है, वो किसी की सुन ही नहीं रहा। ये हो गया भावनात्मक अस्थिरता, कि वो उसको गुस्सा सबको आता है और गुस्से को कंट्रोल करना, टाइम के हिसाब से, चीज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना नहीं आता, तो उसको क्या कहेंगे? भावनात्मक अस्थिरता। तो डिफरेंस हो गया। सेकंड इसमें दिख रहा है कि व्यावहारिक असंतुलन क्या है। तो हमारे व्यावहारिक असंतुलन के अंदर ये है कि कभी हम व्यवहार में किसी के साथ बहुत अच्छे हैं और कभी हम चिड़चिड़े हैं, कभी किसी से हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम अच्छे से उससे बोल नहीं रहे, प्लीज वीडियोज ऑन रखिए, और कभी हम किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं या किसी को बिना मतलब ही डांट रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो हमारा जो व्यवहार है वो स्थिर नहीं है। सारी सिचुएशंस में सब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होना, अच्छी चीजें होना, अच्छे से बात करना आना, जैसे बात करने की तमीज बोलते हैं ना, हमके मैनर्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने बोलता सुना होगा कि वो सीख ही नहीं पाए इस तरीके से, किस तरीके से उनको किस चीज में कैसे रिएक्शन करना है ना। तो ये भी सिखाना होता है कि हम उनको ये जो व्यवहार है, व्यवहारिकता है, उसको सिखाएं कि किस तरीके से किस चीज में रिएक्ट करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए और कहाँ किस तरीके से बोलना चाहिए। ये हो गया हमारे व्यवहारिक असंतुलन के अंदर। और एक है ये संज्ञानात्मक शिथिलता या क्षति, कि आपकी मेमोरी ही लॉस हो गई या
किसी भी कारण याद नहीं रह रहा है, किसी क्षति के कारण, चाहे किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण हमारे उसका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है और समझ नहीं पा रहा है और शून्य हो जाता है उसके लिए सारी चीजें, मतलब सब कुछ है या नहीं है, ही डजंट नो। तो कुछ ना मालूम पड़ पाना, ज्ञानात्मक शून्य दुष्ट मानसिकता, ध्यान का अभाव, अति सक्रियता से सिर्फ थॉट्स जिनके चलते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। दुश्चिंता आ गई, क्या के अंदर आ गया, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, एक माँ है और उसका बच्चा स्कूल गया है, उसके घर आने का टाइम है कि 12:30 बजे उसकी छुट्टी होती है और 1 बजे तक का टाइम बच्चे से घर आता है। जो भी गुजर करता है। अब एक दिन बच्चा 1 बज के 10 मिनट या 15 मिनट तक नहीं घर पहुंचता है, तो उसकी माँ चिंता करना चालू करती है। हाँ ठीक है, बच्चा थोड़ा लेट हो गया, चिंता करना जायज है कि बच्चा कहाँ रह गया, क्या बात हो गई, कोई परेशानी तो नहीं। पर अत्यधिक चिंता कर, दुखी होना उन्होंने चालू कर दिया और वो फिर घर से निकल पड़ते हैं ढूंढने के लिए कि अरे मेरा बच्चा तो 1:15 घर कैसे नहीं पहुंचा। तो एक नॉर्मल सा टाइम पीरियड है, 10-15 मिनट कहीं लेट हो गए, कहीं क्या पता कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, क्या पता ट्रैफिक जैम हो, क्या पता स्कूल से ही छुट्टी लेट हुई हो, क्या पता निकलने की भीड़ में बच्चा थोड़ा सा अपने बैग वगैरह जमाने में थोड़ा लेट हो गया हो, तो थोड़ा लेट निकला, तो 5-5 मिनट लेट होते होते लेट हो गया। तो ये चीज उसके अंदर आती है, अत्यधिक चिंता, दुश्चिंता के अंदर आ गई अब ये, ठीक है ना, बहुत एक्सेसिव उसने चिंता करी, एंजाइटी उसको क्रिएट हो गई और वो इस चीज से ये एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया कि आप अपने जो आपके विचार हैं, आपकी जो चिंता है उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए, है ना। और वो एंजाइटी का बढ़ते बढ़ते और वो फिर एक पैटर्न फॉलो कर लेता है, फिर हमेशा ही ऐसा हो जाता है कि कोई भी छोटी सी चीज होती है उसके बारे में ज्यादा सोचना चालू करते हैं और अच्छी बात तो सोचते ही नहीं है, गलत 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 बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं और गलत का लेवल ही पार हो जाता है। ये होती है हमारी एंजाइटी के अंदर होता है, जैसे हम दुश्चिंता कहते हैं, हताशा, कि कोई भी निराश हो जाता है किसी भी काम से। जैसे कि मानिए आपने किसी ने एक अमाउंट लगा के 2 लाख 4 लाख रुपए लगा करके एक शॉप खोली या कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा तो ठीक है, शुरू में थोड़ा चल रहा था, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद में कुछ क्रैशेस आ गए और काम उसका निकला नहीं और काम नहीं हो पाया और धीरे धीरे करते हुए उसके ऊपर कर्जा बढ़ता गया। उसने जो पैसा लिया था कहीं से वो चुका नहीं पाया, दुकान से वो पैसा निकल नहीं पा रहा है, तो वो फिर हताश और निराश होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले तो उसको होप थी, एक आशा थी कि हाँ ये काम चल जाएगा, पर धीरे धीरे ऐसा होता गया कि वो काम उसका धीरे धीरे बंद होता 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 बिल्कुल उसमें चला गया और उससे वो बहुत ज्यादा निराश हो गया, हताश हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अगले महीने से काम बढ़िया हो जाए, वापस चलने लग जाए, या फिर थोड़ा बहुत और पैसा उसको लगाना पड़े या किसी और दिशा में काम करना पड़े या एडवर्टाइजमेंट करना पड़े या घर घर जाके बताना पड़े या लोगों से कॉल्स लेके ऑर्डर करने पड़े या वो कोई ऐसा ऑफर लगा दे होम डिलीवरी का फ्री है या फिर इसके साथ ये चीज छोटी छोटी फ्री है जिसको कि वो अपने उसके अंदर निकाल सकता है। तो अगर वो ऐसे किसी आइडिया को लगाने के बजाय वो सारी अपनी होप्स छोड़ करके निराश और हताश होकर जो बैठ जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो कुछ भी उनको भान नहीं रहता है, कुछ भी उनको ज्ञान नहीं रहता है और वो हर तरीके से अपनी आशाओं को छोड़ चुके होते हैं, वो हमारी हताशा के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान का भाव भी होता है ये कि आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, चिंता के कारण से, या सोने नहीं, नींद आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, या किसी बीमारी के कारण से ये इस तरीके की चिंता आपको हो गई, आपका तो आपका ध्यान का अभाव हो गया, कंसंट्रेशन लेवल जो आपका है वो कम हो गया। तो इस तरीके की चीजें भी हमारे मानसिक विकार के अंदर आते हैं। या फिर अति सक्रियता विकार के, बहुत ही ज्यादा दिमाग चल रहा है आपका 24/7, आप सोच रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीजों का, कोई मतलब ही नहीं है उन सब बातों का, पर आप सोचे जा रहे हैं, तो वो इन सब अति सक्रियता वगैरह के अंदर आती हैं। यह व्यक्ति किसी के कार्य को करने या विद्यालय जाने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब अगर आपको इस तरीके में से किसी भी चीज का मानसिक विकार हो जाता है तो क्या होता है, आपकी जो क्रियाशीलता है वो प्रभावित होती है। चाहे आप एक वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप
कोई स्पोर्ट्स में काम करती हैं या किसी भी लेवल का कोई भी वर्क करती हैं, या आपका खुद का एक अपना बिजनेस है, अगर आप इनमें से किसी भी चीज के उसमें आ जाएंगी तो फिर क्या होगा कि आपका जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, जो आपकी कैपेसिटी है वो डाउन चली जाएगी, और फिर उससे क्या होगा कि आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, और इससे आपके रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कोई डिप्रेशन में है या किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है, जैसे वो माँ और बेटे वाला मैंने उदाहरण दिया, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब माँ रोज रोज इतनी चिंता करेगी और बच्चे को आने पे डांटेगी, कभी फटकारेगी, कभी बहुत ज्यादा प्यार करेगी, ओवर रिएक्ट करेगी, और उसका व्यवहार ही चेंज होता जाएगा, वियर्ड होता जाएगा अपने बच्चे के प्रति, तो वो बच्चा और माँ का जो रिलेशन है वो फिर धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा। बच्चा माँ से झूठ बोलेगा या छुपाएगा, या ये सोचेगा कि मेरी माँ, अब चाहे वो अपनी माँ के अच्छे के लिए ही सोच रहा है कि मेरी माँ चिंता करेगी, तो वो फिर एक रिलेशन के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, एक लगाव नहीं रहेगा, एक बॉन्डिंग उनकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भी ये आपके इन सब रिश्तों पे भी वो अलग प्रभाव डालता है और उन सब चीजों को खराब करने लग जाता है। जो भी मानसिक आपका विकार रहेगा, अगर आपका बहुत ज्यादा सोचने की आदत होगी, बहुत ज्यादा अति सक्रियता होगी, वो भी आपके रिश्तों पर प्रभाव डालेगा। अगर आप डिप्रेशन में चले गए, बात नहीं करते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर हस्बैंड किसी भी बिजनेस में किसी कारण से डिप्रेशन के अंदर चला गया, हताश बहुत ज्यादा हो गया, वाइफ से बात नहीं करता, तो दोनों का रिश्ता फिर धीरे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन फिर वो रिश्ता खराब होने लग जाता है। तो इन रिश्तों पर भी वो प्रभाव डालता है, केवल कार्य करने की क्षमता पे नहीं, आपके रिश्ते पे भी प्रभाव डालता है। और अनुवांशिक कुछ ऐसी बीमारियां भी है मानसिक, जो वैसे चलती रहती हैं उसके साथ में, मानसिक विकार, मनोविज्ञान के हिसाब से ये मनोविकृति भी होती है, विकलांगता भी होती है, भावनात्मक विकलांगता है, भावनात्मक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, पागलपन शब्द का भी तकनीकी रूप से कानूनी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानसिक क्षति से मानसिक कार्य में भी क्षति हो सकती है। अब मानसिक क्षति, आपको किसी भी तरीके मस्तिष्क में क्षति हुई है, जैसे चोट लग गई है, कोई सर पे कोई भारी सामान गिर गया या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या किसी भी कारण से ऐसी चोट लग गई, तो उससे भी जब मस्तिष्क में क्षति हुई तो भी कोई भी मानसिक विकार आ सकता है और मस्तिष्क में क्षति आ सकती है, याददाश्त खत्म हो सकती है, या बोलने समझने की शक्ति खत्म हो सकती है, या सुन तो पा रहे हैं पर उसको रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं। या फिर इंसान बिल्कुल ही अपनी सुध-बुद्धि खो देता है कि उसको शरीर कहाँ है, कपड़े कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, वो ही नहीं रहता, तो वो पागलपन वाली श्रेणी में भी आ जाता है। ये सारे इसके हम नॉर्मली मानसिक विकार से संबंधित नेम हैं, जिनको हम कानूनी रूप से डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीजें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, कल भी हम ये रिवीजन वाला ही रखेंगे, और कल हम बाकी का अपना कंप्लीट करने का सोचेंगे। तो आप इसको एक बार पढ़ना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछूंगी। आज मैंने आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, पर कल से मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहूंगी और आप सबको जवाब भी देने हैं उसके, और हम होमवर्क भी देंगे, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करके मेरे को वीक के अंदर एक बार भेजने होंगे। रिलेटेड मैं क्वेश्चंस दूं आपको या कोई डायग्राम बनाने के लिए दूं, तो वो भी आप असाइनमेंट्स बना करके ग्रुप में भेजते रहिएगा। आज हमारा, आप एक सोचिए कि आज एक तरह से नई हमारी वापस से क्लास स्टार्ट हुई है, तो कल प्लीज सब लोग पढ़ के आएंगे। समाज के निर्धारक वाले कारण, सामाजिक स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक हैं, रोगों के कारक, रोगों का वर्गीकरण वगैरह है, हम पढ़ेंगे। ठीक है। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक तो हम पढ़ ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब ये सामाजिक निर्धारक क्या है स्वास्थ्य के, तो आप सामाजिक रूप से कोई भी बीमारियां आमतौर पर क्या होती हैं, सामाजिक होती है, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, या पर्यावरणीय होती है। तो जो ये सामाजिक है, तो समाज में कोई भी किसी भी तरीके के, जैसे दंगा फसाद वगैरह, ये सारी चीजें हैं। आर्थिक रूप से आपके पर कोई भी जैसे कि बहुत महंगाई वगैरह का बढ़ जाना है ना, ये सामाजिक ही तो सभी के लिए होता है वो। और जो राजनीतिक कोई भी कारण हो सकता है कि किसी भी कारण से कोई इमरजेंसी लागू हो रही है, चुनाव है, या ऐसी कोई भी चीजें हैं, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आती है। पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं कि पर्यावरण, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है इन दिनों दिल्ली में, एनसीआर में, आसपास के सारे रीजन में, कि स्कूल ही बंद हो गए बच्चों के, तो ये क्या है, सामाजिक पर्यावरण परिस्थिति है जिसके कारण भी बीमारी, इसको सामाजिक हम स्वास्थ्य के अंतर्गत लेकर के आते हैं।
ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सामूहिक और व्यक्तिगत को प्रभावित करने के लिए की गई थी। ये जो परिभाषा दी गई थी ये उनके द्वारा दी गई है, ठीक है। तो आज हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम कल पढ़ेंगे रोगों के जो कारक हैं और रोगों का वर्गीकरण, ठीक है, कि किस किस कारक से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ वगैरह ये सारी चीजें हैं, इन सब के बारे में हम कल पढ़ लेंगे। रोगों का वर्गीकरण हम करेंगे, क्या क्या रोग हैं, कैसे कैसे किस किस के अंदर आते हैं, और फिर रोगों के परिचय वगैरह, कुछ रोग हम स्टार्ट कर देंगे। अभी आप सब पढ़ के आएंगे पेज नंबर 5 तक। कल हमारा ये रिवीजन का ही रहेगा, 1-2 दिन का हमारा। तो ये नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी हमारी फ्राइडे को, 1 दिन आपके पास है, तो इनको पढ़ के आइएगा। और मैं आपसे ये 1-2-3 डेफिनेशंस जरूर पूछूंगी कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, ठीक है। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, और प्लीज कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं आप। सारिका जी, आपका कुछ क्वेश्चन था, आपने मेरे से बीच में पूछा था। जी सारिका जी। तो मेरे को आपका नेट कट रहा था, अच्छा, तो मैं वही। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल सब लोग ना प्लीज पढ़ के आइएगा एक बार, तो रिवीजन आपका भी हो जाएगा और याद हो जाएगा आपको साथ साथ। और नोट्स अपने बनाते रहिए, जो भी कुछ आपको असाइनमेंट के तौर पे मिलेगा वो आपको करके और जमा भी कराते रहना है, ठीक है। और प्लीज सब लोग है ना, अच्छा लगे वीडियोस भी ऑन रखिए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आप पढ़ रहे हैं और आप भी देख सकेंगे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। लेकिन आपके काम आएंगी सब चीजें जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, तो फिर आप उसमें अच्छे से लिख पाओगे, अपने आंसर को प्रॉपर्ली दे पाओगे। और फिर क्या फायदा है किसी कोर्स को करने का कि अगर हम उसमें सचमुच में मेंटली और फिजिकली रूप से अपीयर नहीं है, तो है ना। तो ये सभी के लिए अच्छा, ओके, और सभी लोग पढ़ाई करें, ठीक है। और किसी को कुछ भी नहीं समझ में भी नहीं, अभी भी नहीं आया हो, और जब आप दोबारा राइज करें परसों क्लास के लिए, तो भी कुछ ध्यान आता है तो आप तुरंत अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें कि ये क्वेश्चन हमको पूछना है, तो जैसे ही क्वेश्चन आंसर लास्ट में रखा जाता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम और सारिका जी, अब आप शांति पाठ करवा के, है ना, क्लास अब सबको नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद करते हुए भगवान को ध्यान करके कमर गर्दन एक सीधी में बैठ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को हथेलियों को ऐसे थोड़े से गर्म करें और आंखों के ऊपर रखते हुए मुंह को पूछ ले, धीरे धीरे बोलो। सभी को